अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल्स के ऊपर, इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आज की जो डिस्कशन है उसमें हमने देखना है कि ओएस क्या है और ओएस को सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम देखते हैं, और तो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए क्या हेल्पफुल एक्टिविटीज़ कर सकता है। तो डेफिनेशन पे अगर दोबारा मैं रिपीट करूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम, an operating system is a program that manages the computer hardware. It also provides a basis for application program and acts as an interface between the computer user and computer hardware. दोस्तों, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है, सिस्टम प्रोग्राम, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी इसे कहा जाता है, जो मेन टास्क इसका होता है हार्डवेयर को ऑपरेट करना। ऑपरेटिंग सिस्टम बनने से पहले हार्डवेयर को मैनुअली जो है ऑपरेट किया जाता था। ओएस के बनने के बाद आप जस्ट एक सिंगल क्लिक पे हार्डवेयर का किसी भी कंपोनेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्दर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भी सपोर्ट कर रहा होता है। आप डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, उन ऐप्स के थ्रू हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं या जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, उसमें ओएस जो है वो एज एन इंटरफेस के तौर पे आपको हेल्प कर रहा होता है। अब थोड़ा सा आगे फर्दर डिस्कशन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ओएस क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है और कैसे परफॉर्म कर रहा होता है। इन सारी एक्टिविटीज़ को समझने से पहले कि व्हाट डू ऑपरेटिंग सिस्टम डू, इससे पहले हम ओवरऑल सिस्टम को समझ लेते हैं कि सिस्टम कंप्लीट एक जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन चीज़ों को आप समझें, जिसके समझने के बाद आपको ओएस की वर्किंग और उसका जो है पार्टिसिपेशन के किस लेवल पे वो आपको हेल्प कर रहा होता है पूरे पूरे सिस्टम में। एक कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड रफली इनटू 4 कंपोनेंट्स। ये 4 कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके कंप्लीट एक सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। नंबर वन, आपका हार्डवेयर, जितने भी कंप्यूटर के अंदर डिवाइसेस लगे हुए हैं, कंप्यूटर का खुद, उसका बोर्ड कह लें, उसका पूरा एक सिस्टम कह लें, माइक्रो प्रोसेसर कह लें, मेमोरीज कह लें, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कह लें, वो सारी सारी चीज़ें हमारे पास हार्डवेयर में काउंट होंगी। सेकंड पार्ट जो है कंपोनेंट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके पास हार्डवेयर आ गया, हार्डवेयर के बाद आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पे जैसे हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, इसी तरीके से ओएस को हम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। अब ओएस जो है डिफरेंट कंपनीज का अलग अलग डिफरेंट ओएस होता है। जैसे हमारे पास विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से बना हुआ है, और जो मैकिन्टॉश मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एप्पल कंपनी की तरफ से है। तो इस तरीके से डिफरेंट जो कंपनीज हैं उनके डिफरेंट जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल होते हैं। तीसरा कंपोनेंट जो है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिन्हें हम आजकल ऐप्स के नेम से भी जानते हैं। जो मोबाइल्स में प्ले स्टोर से हम डाउनलोड करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बेसिकली वो होते हैं, वो ऐप्स भी कहलाते हैं। तो वही ऐप्स हमारे पास, जैसे सिस्टम के अंदर वीएलसी प्लेयर इंस्टॉल करें या ब्राउज़र इंस्टॉल करें या कोई सा भी सॉफ्टवेयर जिसके ज़रिए से हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आते हैं। तीसरा कंपोनेंट हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और फोर्थ वन जो पूरे कंप्लीट सिस्टम है, चौथा कंपोनेंट है यूज़र। तो यूज़र जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू और ओएस एज एन इंटरफेस के तौर पे आपको हार्डवेयर तक का एक्सेस देता है। और हमारा मेन मकसद टास्क जो है वो हार्डवेयर ऑपरेट करना, हार्डवेयर को इस्तेमाल करना होता है। अब उसको इस्तेमाल करने के लिए यूज़र जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प लेता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की इंटरेक्शन होती है डायरेक्ट ओएस के साथ, और ओएस जो है आपके कंप्लीट हार्डवेयर का एक्सेस अपने पास रखता है। वो कैसे मैनेज करता है, ये इस कंप्लीट कोर्स में, लेक्चर सीरीज़ में हम डिटेल में देखेंगे कि ओएस का कौन कौन सा पार्ट क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करता है, और ओएस जो है किस किस चीज़ को मैनेज कर सकता है। अब इसके अगर डायग्राम के लिहाज से देखें, अगर 4 कंपोनेंट्स हमारे पास कुछ इस तरीके से होंगे कि हमारे पास जैसे यूज़र हैं, सपोज के यूज़र 1 2 3 4 जितने भी यूज़र्स हमारे पास हों, वो यूज़र डायरेक्ट
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। जो हमारे पास यूटिलिटी ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या कुछ कंपाइलर्स टाइप, असम्बलर टाइप जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो भी एक किस्म का हमारे पास ओएस के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। वो आप उसको एप्लीकेशन प्रोग्राम की लेयर में भी काउंट कर सकते हैं। समटाइम जो है कुछ बुक्स में जो है 3 कैटेगरीज सॉफ्टवेयर की डिस्कस होती है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और तीसरा जो है ओएस सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है नॉर्मली उनको कंपाइलर, असम्बलर इस लाइन में जो है कंसीडर किया जाता है। फिलहाल आप ये ध्यान में रखें कि एज ए यूज़र जो है आपने डायरेक्ट जो इंटरेक्शन करना है वो एक जो फ्रंट लेयर है जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम लेयर है, और उनके थ्रू आपने इंटरेक्शन करनी है कंप्यूटर के साथ, और कंप्यूटर के अंदर चल रहा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंपाइलर, असम्बलर, टेक्स्ट एडिटर या कोई से भी और डेटाबेसिस, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर ओएस के साथ कनेक्टेड होंगे। ओएस फर्दर जो है कंप्यूटर हार्डवेयर को डायरेक्ट मैनेज कर रहा होता है। अब ओएस को जो भी इंस्ट्रक्शन हमने देनी है तो हम कोडिंग के ज़रिए से सॉफ्टवेयर बनाएंगे। वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लेयर पे आएगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम लेयर पे आएगा, और एप्लीकेशन प्रोग्राम का जो ये कैटेगरी है ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए से हार्डवेयर को ऑपरेट करने में हेल्प करेगा। आई होप आपको इस डायग्राम से आइडिया हो गया होगा कि एक कंप्लीट सिस्टम जो है इन 4 चीज़ों के अंदर अंदर होता है। इन 4 चीज़ों से बाहर कोई भी चीज़ लाए नहीं करती। हार्डवेयर में मैंने आपको डिटेल बता दी, उसमें आईओज हो जाते हैं, उसके हार्डवेयर में मेमोरी हो जाती है। आपके जितना भी सिस्टम है कंप्लीट सिस्टम हार्डवेयर जो है वो हार्डवेयर कैटेगरी में आ जाता है। और ओएस जो है एक इंटरफेसिंग के लिए दरमियान में एक मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर भी इसे कहा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसे कहा जाता है। एग्जांपल आपको मैंने पहले बता दी कि विंडोज़ हो गई या फिर मैकिन्टॉश, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आप हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम एक दरमियान वाली लेयर है। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका यही है कि आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए से आप इस्तेमाल करें। कुछ फैसिलिटीज़ ओएस विंडोज़ जैसे हम इंस्टॉल करते हैं तो हमें डिफ़ॉल्ट में बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए मिल रही होती हैं ओएस के अंदर। लेकिन दोस्तों इतना ध्यान में रखिएगा, वो जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो ओएस की जो हम सीडी या डीवीडी से जब हम ओएस इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर वो डिफ़ॉल्ट में वो चीज़ें दी हुई होती हैं। लेकिन वो कह लें कि वो पार्ट तो एक किस्म का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होते हैं, लेकिन ओएस के अंदर अगर कंपैक्ट करके दे दिया जाए तो वो ओएस के तौर पे भी काम कर रही होती है। जैसे कि हमारे पास ऑडियो ड्राइवर, बाज़-औक़ात ऑडियो ड्राइवर बाद में इंस्टॉल करने पड़ते हैं, बाज़-औक़ात आप जो है विंडो इंस्टॉल करें उसके अंदर पहले से ऑडियो ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं। कुछ थीम्स होती हैं जैसे विंडोज़ थीम्स वगैरह होती हैं, वो थीम्स पहले से भी इंस्टॉल हो सकती हैं, मतलब ओएस के अंदर मौजूद हो सकती हैं, बाद में भी आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरीके से काफ़ी सारे ड्राइवर्स जैसे वाईफ़ाई ड्राइवर हो गया, नेटवर्क लैन ड्राइवर्स वगैरह हो गए, ये सारे सॉफ्टवेयर बाद में भी इंस्टॉल हो सकते हैं। सम टाइम ओएस के अंदर पहले से भी सेटिंग अवेलेबल होती है। अब आते हैं फर्दर के ओएस बेसिकली हम क्यों पढ़ें, या इसमें यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से ओएस को देखें ये क्या-क्या हेल्प कर रहा होता है, या हमारा मेन मकसद क्या है, एम क्या है, टास्क क्या है। तो ओएस बेसिकली यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो यूज़र हमेशा चाहता है कि उसको आसानी जो है मिले। ईज़ टू यूज़ जितने भी कंप्यूटर्स हैं, अगर आपको हार्डवेयर लेवल पे पुराने सिस्टम जैसे जिसमें ओएस वगैरह नहीं होता था तो हार्डवेयर को डायरेक्ट आपको चलाना पड़ता था। तो हार्डवेयर को डायरेक्ट ऑपरेट करना डिफ़िकल्ट होता है। ओएस हमें क्या हेल्प करता है कि आप हार्डवेयर को आसानी से रन कर सकते हैं विद अ सिंगल और डबल क्लिक। तो ईज़ी टू यूज़ हो जाता है ओएस की वजह से, हमारा सिस्टम को ऑपरेट करना, सिस्टम को चलाना, हार्डवेयर को सँभालना हमारे लिए आसान हो जाता है, और एफ़िशिएंट रिसोर्स यूटिलाइज़ेशन। तो ओएस जो है मज़ीद हमें ये करता है कि एक ही टाइम पे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स पैरेलल में रन करने हों, तो उसमें भी हमें काफ़ी हेल्प कर रहा होता है। और माइक्रो प्रोसेसर की यूटिलाइज़ेशन हो, चाहे कोई और रिसोर्स हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का हो, हमारा पूरे पूरे सिस्टम के सारे रिसोर्सेज़ को एफ़िशिएंट तरीके से अगर यूटिलाइज़ करना हो तो ओएस हमें हेल्प कर रहा होता है। तो ये यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़र को ये 2 जो मेन कह लें कि पॉइंट्स हैं, जो मेन रिक्वायरमेंट्स है यूज़र की, कि एक आसानी से सिस्टम चला सके वो,
और दूसरा सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज कर सके। ये दो टास्क जो है ओएस जो है यूज़र को प्रोवाइड करता है, और इन दो टास्क में तकरीबन सारे के सारे जो है कह लें कि फ़ायदे यूज़र ले सकता है ओएस के ज़रिए से। सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से ओएस को अगर देखें कि हार्डवेयर या कंप्यूटर जो सिस्टम है वो ओएस के होने की वजह से उसे क्या फैसिलिटीज़ या क्या फ़ायदा हो रहा होता है, और सिस्टम कैसे देख रहा होता है कि ओएस उसके उस पर इंस्टॉल करने के बाद उसमें क्या क्या चीज़ें या किस चीज़ में हेल्प कर रहा है ओएस। ओएस इज ए रिसोर्स एलोकेटर। इसका मेन टास्क जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है कि वो रिसोर्सेज को एलोकेट करता है। रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं हमारे पास, जैसे सीपीयू टाइम हो गया, मेमोरी स्पेस हो गया, स्टोरेज स्पेस हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और जितना कुछ भी है हमारे पास हार्डवेयर में आपको या सॉफ्टवेयर में भी अगर देखें सिस्टम के अंदर जितना कुछ भी आपको मौजूद नज़र आता है वो हमारे एक किस्म का रिसोर्स होता है। उन रिसोर्सेज को एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करना और उसको फ़ायदेमंद बनाना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। और सिस्टम चाह रहा होता है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है हैंग ना हो, मेमोरी जो है एक्स्ट्रा यूज़ ना हो, मेमोरी जितना एफिशिएंट तरीके से डाटा को स्टोर करे, डिलीट करे, अरेंज करें, कॉपी पेस्ट करें, जितने भी डाटा हमारा रनिंग प्रोग्राम चल रहा हो, इन सारी चीज़ों को जो है ओएस जो है हैंडल करे, सिस्टम जो है ये डिमांड कर रहा होता है। तो ओएस क्या हो गया, रिसोर्स एलोकेटर हो गया। कैसे एलोकेटर हो गया, मैनेजेस ऑल रिसोर्सेज, सीपीयू टाइम, मेमोरी स्पेस, स्टोरेज स्पेस और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इट decides between conflicting requests for efficient and fair resource use। अब एक ही टाइम पे हमारे पास अगर दो रिक्वेस्ट आ जाएं, दो प्रोसेसेस, दो प्रोग्राम्स चलना स्टार्ट हो जाए। प्रोसेसेस क्या होते हैं मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल ये ध्यान में रखें, अगर कोई यूज़र जो है दो प्रोग्राम पैरेलल में चला देता है, एक तरफ से फेसबुक मैसेंजर चला दिया, एक तरफ से वीएलसी प्लेयर चला दिया, तो दोनों को रैम चाहिए, दोनों को मेमोरी स्पेस चाहिए। उन दोनों की रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अच्छे तरीके से उसको हैंडल करके दिखाता है, और कन्फ्लिक्ट रिक्वेस्ट जो उनकी हो उसको भी हैंडल करते हैं, ताकि जो रिसोर्स है, मेमोरी है या माइक्रो प्रोसेसर है, सीपीयू है, उसको अच्छे तरीके से एलोकेट किया जा सके। तो ओएस जो है एज ए बेस्ट रिसोर्स एलोकेटर के तौर पे वर्क कर रहा है। ओएस इज ए कंट्रोल प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जितने भी प्रोग्राम्स हमारे रन हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल भी कर रहा होता है। इट कंट्रोल्स एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट एरर्स इन प्रॉपर यूज ऑफ कंप्यूटर। तो उसमें एरर्स आए या किसी किस्म का कोई मसला हो तो उस चीज़ को भी हैंडल जो है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है, और नेक्स्ट है एक आईओ स्ट्रक्चर। तीन ये मेन चीज़ें मेन के बेसिक ऑर्गेनाइजेशन में, सॉरी कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में तीन मेन चीज़ें हैं, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज स्ट्रक्चर और आईओ स्ट्रक्चर। अब इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के जब ओएस जो है हमारे पास सिस्टम को ऑर्गेनाइज करेगा, चलाएगा, तो सिस्टम बेस्ट और एफिशिएंट तरीके से चलेगा। उसमें हमें लेआउट पता होनी चाहिए, स्टोरेज स्ट्रक्चर में उनकी प्रायोरिटी पता हो, हायरार्की पता हो। ये नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ स्टोरेज स्ट्रक्चर या हायरार्की क्या होती है, और आईओ स्ट्रक्चर की डिटेल भी मैं बताता हूँ। अब कंप्यूटर सिस्टम स्टार्टअप अगर हम देखें कि कंप्यूटर को जब हम ऑन करते हैं उस दौरान क्या होता है, एक बूटस्ट्रैप स्ट्रैप प्रोग्राम होता है जो कि पावर अप के दौरान या रीबूट के दौरान लोड होता है। जो ही आप पावर का बटन क्लिक करते हैं अपने लैपटॉप पे या सिस्टम पे, कंप्यूटर पे, पीसी पे, उस दौरान क्या होता है कि बूटस्ट्रैप प्रोग्राम लोड होता है, और ये कहाँ पे होता है, टिपिकली स्टोर्ड इन रोम और जनरली नॉन एज फर्मवेयर। तो ये जो है वहाँ से लोड होगा। इट वुड इनिशियलाइज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम, और
उसके अलावा क्या होता है कि इट लोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल एंड स्टार्ट्स एग्जीक्यूशन। तो आप देखते हैं कि अक्सर जो ही सिस्टम ऑन करते हैं हम, तो ऑन होने के बाद स्टार्टिंग में विंडो स्टार्टिंग लिखा आ रहा होता है, उसके बाद वेलकम मैसेज आता है, स्क्रीन ऑन हो जाती है, और स्क्रीन के ऑन होता ही समटाइम आपको आइकॉन्स वगैरह नज़र नहीं आ रहे हो। उस दौरान क्या होता है कि ओएस बैकएंड पे अपना कर्नल लोड कर रहा होता है, और कर्नल से रिलेटेड इनिशियल जैसे मतलब आइकॉन्स वगैरह डिस्प्ले करना, और आइकॉन्स के डिस्प्ले से रिलेटेड जो भी कोड है उस कोड को रन करने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। उसके बाद जो फाइल्स, जो आइकॉन जहाँ जहाँ पड़े हुए थे वहाँ पे डिस्प्ले करके हमें दिखाता है। तो ये सारी सारी जो डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी होती है वो एक किस्म का कर्नल के लोड होने से होती है। कर्नल क्या है, ओएस के अंदर कर्नल क्या होता है, इसकी भी डिटेल हम प्रोसेसेस वगैरह के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना सोच लें कि जो ही बूटस्ट्रैप प्रोग्राम लोड होगा, आपके पास सारे एक्सपेक्ट ऑफ सिस्टम चेक किए जाते हैं कि भाई आया कि रैम ठीक चल रही है, हार्ड डिस्क कनेक्टेड है, और जो जो डिवाइसेस वगैरह लगे हुए हैं सिस्टम के अंदर वो सारे ओके वर्क कर रहे हैं, सही कर रहे हैं काम। तो उसके साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है। अगर कोई डिवाइस या रैम वगैरह या किसी में कोई मसला हो, तो आप देखते हैं कि ब्लू स्क्रीन आ जाती है, बीप वगैरह के मैसेजेस आते हैं, बीप बीप की ट्यून हम सुनते हैं। तो वो बेसिकली वो एरर डिटेक्ट करना भी ओएस के जिम्मे होता है। अब बेसिक सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमारे पास ये कुछ चीज़ें, अगर ब्लॉक डायग्राम के फॉर्मेट में मैं आपको दिखाऊं समझाऊं, तो हमारे पास एलसीडी या मॉनिटर होता है, उसको ग्राफिक्स कार्ड के ज़रिए से हैंडल किया जाता है। और ग्राफिक्स कार्ड जो लगे होते हैं या एलसीडी मॉनिटर के अंदर जो चिप वगैरह लगी होती है, वो चिप डायरेक्ट माइक्रो प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट करती है। जो ही आपको इमेज वगैरह लोड करते हैं सीपीयू के ज़रिए से, वो डिटेल एलसीडी मॉनिटर वगैरह के पास जाती है, और उन उन जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनके साथ कुछ चिप लगी होती है। वो चिप जो है इन सिग्नल्स को लेती है, जैसे ग्राफिक अडॉप्टर जैसे हो गया, इनके अंदर चिप लगी होगी, वो सीपीयू से डाटा लेगी और मैनिपुलेट करके उससे रिलेटेड जो भी ग्राफिक्स डिस्प्ले करने होंगे वो एलसीडी मॉनिटर पे डिस्प्ले कर देंगे। इसी तरीके से अगर आपने कोई प्रिंटर या कीबोर्ड माउस से कम्युनिकेशन करनी हो, तो यूएसबी कंट्रोलर जो चिप लगी होती है उस चिप के साथ माइक्रो प्रोसेसर जो है कम्युनिकेट करता है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे कनेक्टिविटी शो हो रही है। उसके अलावा जो हार्ड डिस्क वगैरह है उसके भी कंट्रोलर होते हैं। आप हार्ड डिस्क से कोई भी डाटा एक्सेस करना चाहें, लोड करना चाहें, स्टोर करना चाहें, कॉपी करें, पेस्ट करें, जो भी एक्टिविटी करें, तो ये सारी सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज जो है वो माइक्रो प्रोसेसर कर रहा होता है। माइक्रो प्रोसेसर का सबके साथ कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश हुई पड़ी होती है। और सेम एक शेयर्ड मेमोरी रैम जिसे हम कहते हैं वो भी हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर के साथ भी कनेक्टेड होती है, और तकरीबन जो जितने भी कंपोनेंट हैं उसके साथ भी वो कनेक्टेड होती है मेमोरी। जब भी कोई प्रोग्राम रनिंग में आता है तो वो एक मेमोरी की स्लॉट यूज़ कर लेता है। अच्छा, अब ये जितनी बातें मैंने बताई इन सारी चीज़ों को, यानी कि इंक्लूडिंग माइक्रो प्रोसेसर, आईओ डिवाइसेस, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरीज, स्टोरेज, सारी की सारी चीज़ों को ऑपरेटिंग सिस्टम बड़े अच्छे तरीके से वेल मैनेज तरीके से हैंडल कर रहा होता है। इन सब के अंदर कोई कंफ्लिक्ट ना आए, कोई एरर ना आए, और जो रिक्वेस्ट जनरेट हो उस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट किया जाए, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसके जिम्मे होता है। अब आईओ डिवाइसेस एंड सीपीयू कैन एग्जीक्यूट कंकरेंटली। अब आईओ डिवाइसेस सीपीयू ने इकट्ठे काम करना हो एक ही टाइम पे, माइक्रो प्रोसेसर ने भी चलना हो, आईओ डिवाइसेस में से भी कोई डिवाइस ने चलना हो, ये हमारे पास कंकरेंटली जो है एग्जीक्यूशन होना, ये भी ओएस के जिम्मे होता है। ईच डिवाइस कंट्रोलर इज इन चार्ज ऑफ पर्टिकुलर डिवाइस। तो जैसे मैंने बताया कि ग्राफिक्स अडॉप्टर हो गया, यूएसबी कंट्रोलर हो गया, डिस्क कंट्रोलर हो गया, ये छोटी छोटी चिप्स होंगी, एक किस्म का माइक्रो कंट्रोलर लगे होते हैं इनके अंदर। ये आपके माइक्रो प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और आपके कंसर्न जो डिवाइसेस वगैरह डिटेल है उनके साथ आपको कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। देन उसके बाद जैसे लिखा हुआ है कि ईच डिवाइस कंट्रोलर हैज़ अ लोकल बफर, उसका अपना माइक्रो कंट्रोलर के साथ कुछ मेमोरी एक्टिविटी, मेमोरी स्पेस भी अवेलेबल होगी, जो कि वो अपना डाटा उसमें स्टोर करेंगे। तो दोस्तों आई होप आप आज की इस डिटेल में काफ़ी कुछ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से इंट्रोडक्शन जान चुके हैं। नेक्स्ट हमारी डिस्कशन जो स्टोरेज स्ट्रक्चर
और मेमोरी हायरार्की के ऊपर होगी, और वो मेमोरी हायरार्की को समझने से ओएस का क्या लिंक है, और ओएस जो है कौन सी मेमोरी को पहले एक्सेस करता है, फिर बाद में किसको एक्सेस कर सकता है, किस किस मेमोरी को कैसे कैसे वो हैंडल करता है, मैनेज करता है और इस्तेमाल करता है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें और देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। अल्लाह हाफिज़।